आज के इस डिजिटल जमाने में हर चीज डिजिटल हो चुकी है। यहाँ तक कि अब हम अपनी पॉकेट्स में कैश रखना ही भूल गए हैं। दुकानों पर भी अब हम डिजिटल मनी का यूज करने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये डिजिटल रेप क्या होता है, क्या रेप कोई डिजिटल तरीके से होता है? तो दोस्त घबराए नहीं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। रेप कह लीजिए या बलात्कार, बात एक ही है। ये किसी भी महिला के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है और ये जीवन की सबसे बुरी घटना होती है। वह इसकी दर्दनाक और डरावनी याद को कभी भुला नहीं पाती। इस जुर्म को कानून ने भी घिनौने की श्रेणी में रखा है। कहा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं की दृष्टि से सबसे असुरक्षित शहर है। लेकिन छोटे शहरों में भी महिलाएं शाम के बाद घर से बाहर निकलने से हिचकती हैं, तो उसकी वजह उनके भीतर का डर ही है। अभी तक आपने रेप, मैरिटल रेप, गैंग रेप के ही नाम सुने होंगे, लेकिन इन दिनों इन सबसे अलग डिजिटल रेप को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जाहिर है कि इस शब्द को लेकर लोगों में अनभिज्ञता है। डिजिटल रेप क्या होता है, इसकी क्या सजा है, इस संबंध में कानून क्या कहता है? डिजिटल रेप की डेफिनेशन आप तब भली भांति समझ पाएंगे जब आप ये जान लें कि रेप क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रेप क्या होता है। सामान्य रूप से किसी भी वुमन की सहमति के बगैर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाना रेप कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वुमन अथवा उसके किसी नजदीकी को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर संबंध बनाने की सहमति प्राप्त करता है, तो इसे भी रेप की ही श्रेणी में रखा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। जब शादी के बाद पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करता है, तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। लेकिन हमारे कानून में इसे अपराध नहीं माना गया है। इसे अपराध के दायरे में लाए जाने पर बहस अभी जारी है। वहीं जब एक से अधिक व्यक्ति स्त्री की सहमति के बगैर उससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसे गैंग रेप पुकारा जाता है। सामान्य शब्दों में रेप, मैरिटल रेप एवं गैंग रेप को समझाने के बाद अब आपको डिजिटल रेप का अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डिजिटल शब्द का इस्तेमाल होने की वजह से लोग इसे इंटरनेट से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर देखें तो डिजिटल रेप में दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, डिजिटल और रेप। रेप का अर्थ तो हम आपको स्पष्ट कर ही चुके हैं। अब आते हैं डिजिटल पर। यहाँ डिजिटल का अर्थ डिजिट से है, यानी डिजिट का अर्थ अंक से लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि इंग्लिश डिक्शनरी खोलें तो जानेंगे कि डिजिट का एक अर्थ हाथ की उंगली, पैर की उंगली और अंगूठा भी होता है। इस प्रकार शरीर के इन अंगों द्वारा किया जाने वाला यौन उत्पीड़न डिजिटल रेप कहलाता है। साफ है कि इस प्रकार के उत्पीड़न में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पेनिस का वुमन रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रवेश जरूरी नहीं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर उंगली, पैर की उंगली और अंगूठे से किए जाने वाले यौन उत्पीड़न को रेप की श्रेणी में कब जोड़ा गया? आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा आज से करीब 10 वर्ष पहले 2012 में निर्भया कांड के बाद किया गया। उस वक्त रेप से जुड़े कानूनों को रिवाइज किया गया था। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने कानून को कड़ा करने को लेकर कई सुझाव दिए थे। इनमें से ज्यादातर को अपना लिया गया। सन 2013 में जबरन लिंग योनि प्रवेश के साथ ही डिजिटल रेप को भी आपराधिक कानून के जरिए आईपीसी में शामिल कर बलात्कार की श्रेणी में रखा गया था। इसे निर्भया एक्ट भी पुकारा जाता है। इस प्रकार महिलाओं को यौन उत्पीड़न, यौन अपराधों से और अधिक सुरक्षित करने के लिए बलात्कार यानी रेप की परिभाषा का एक्सटेंशन किया गया था। न्यू डेफिनेशन इस प्रकार की दी गई, किसी भी महिला की मर्जी के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई भी अंग डालना रेप है। उसके प्राइवेट पार्ट को पेनिट्रेशन के उद्देश्य से नुकसान पहुंचाना भी रेप है। इसमें ओरल सेक्स को भी रेप की कैटेगरी में रखा गया था। अब आपको यह बताते हैं कि डिजिटल रेप इन दिनों चर्चा में क्यों है। क्यों हर कोई इसका अर्थ समझने समझाने की कोशिश में लगा है? दरअसल इस तरह का शब्द इंडियन सोसाइटी में इससे पहले ज्यादा नहीं सुना गया है।
हाल ही में नोएडा पुलिस ने एक 81 साल के शख्स को गिरफ्तार किया। मॉरिस राइडर नाम का यह पेंटर बताया जाता है और मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला है। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से नोएडा में रह रहे इस चित्रकार ने एक 17 साल की लड़की का डिजिटल रेप किया है। उस पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत का भी आरोप है। आपको बता दें कि मॉरिस पहले हिंदू था, लेकिन बाद में क्रिश्चियन रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था। आपको बता दें दोस्तों कि विक्टिम लिव इन पार्टनर की एक कर्मचारी की बेटी है। उसे बेहतर शिक्षा के लिए 2015 में आरोपी और उसकी पार्टनर के साथ रहने के लिए भेजा गया था। आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न केवल 10 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था और यह सिलसिला लगातार 7 साल तक जारी रहा, जब तक कि मॉरिस की गिरफ्तारी नहीं हो गई। उस पर इन सब की वजह से कई आईपीसी की धारा लगाई गई। नोएडा डिजिटल रेप में आरोपित पर पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं भी लगाई गई हैं। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, छेड़छाड़ जैसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ये था आज के एपिसोड का ज्ञान। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।